नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि शर्मा। तो सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आई है। बड़ी खबर क्या है वो हम आपको सबसे पहले बताते हैं। प्लान ये था कि सिद्धू मूसेवाला को 19 मई को ही मौत के घाट उतारना था। जी हां, उनके मर्डर का प्लान 19 मई को ही था। जैसा कि आपको मालूम है कि 29 मई को शाम 5:30 बजे के करीब इस वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन पंजाब पुलिस इस मामले में लगातार तफ्तीश कर रही है, अलग अलग लोगों से पूछताछ चल रही है। और इस मर्डर केस में जो हथियारों का सप्लायर था बलदेव, उससे कड़ी पूछताछ में ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि सिद्धू मूसेवाला को मारने का प्लान 19 मई को ही था। लगातार इस मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है, कड़ी पूछताछ की जा रही है, रोज नए अहम खुलासे हो रहे हैं। और इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी इस मर्डर केस से जुड़ी हुई न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। एक तरह से कहा जा सकता है कि अगर ये प्लान नाकाम रहा, जिसकी वजह से 10 दिन और सिद्धू मूसेवाला को मिल गए, तो पूछताछ और सबूतों के आधार पर हमारे साथ बात करने के लिए बेअंत जुनेजा जी हैं, एडिशनल डीसीपी पंजाब पुलिस। हम उनसे बात करते हैं। सर, ये बताएं कि जो पूरी आपकी तफ्तीश है, तो 19 तारीख को और क्या क्या अहम सबूत मिले थे जिस पर आप ये थ्योरी उजागर एकाएक हुई है? देखिए, 19 तारीख को जो 10 दिन पहले मर्डर के बलदेव चौधरी वहाँ पे पहुँचता है, वहाँ पे मनप्रीत मानू का प्रेजेंट होना और जो कुछ और अननोन बंदे भी हैं जो भी आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं, ये सभी उस तरफ इशारा करते हैं कि इनकी प्लानिंग काफ़ी पहले से ही थी। हो सकता है वो उस दिन भी ये काम करना चाहते हों। चलिए लुधियाना का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जरा ये बताइए, बलदेव ने एक बड़ी जानकारी दी है। प्लान ये था कि सिद्धू मूसेवाला को 19 मई को ही मौत के घाट उतारना था। ये अपने आप में एक बड़ी जानकारी है, एक अहम खुलासा है। एक तरह से सिद्धू मूसेवाला को 10 दिनों का जीवन दान मिल गया। और क्या अहम जानकारी आपके पास, अपडेट्स? जी बिल्कुल पूरी तरीके से इसकी प्लानिंग चल रही थी और 10 दिन पहले ही इस थ्योरी के ऊपर पंजाब पुलिस काम कर रही थी कि क्या 19 तारीख को इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था इन्हें। देखिए, इसकी कुछ प्रमुख वजहें हैं रश्मि। पहली वजह यह है कि हथियारों का पेट्रोल पंप भटिंडा तक पहुंचना। दूसरा, 5 से 6 जो शार्प शूटर हैं वो भटिंडा में एक साथ इकट्ठा हुए थे। तीसरी चीज, वो जो शार्प शूटर हैं भटिंडा से आगे जाते हैं, मिलते हैं मानू नाम के शख्स से। मानू नाम का जो शख्स है, उसके घर हम कल गए थे, उसका नाम पंजाब पुलिस भी ले रही है, उसका नाम दिल्ली पुलिस ने भी लिया था। और उसके ऊपर आरोप है कि सबसे पहले जो गोली है उसी ने चलाई थी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के ऊपर। तो ये इन बिंदुओं पर पंजाब पुलिस आगे बढ़ रही है। और सबसे अहम चीज है रश्मि की, सिद्धू मूसेवाला उस दिन भटिंडा से करीब 50 किलोमीटर दूर अपने घर मौजूद थे। तो ये पूरी प्लानिंग थी। और एक और अहम जानकारी सामने आई कि गोल्डी बरार सिग्नल ऐप के जरिए बलदेव को लगातार कनाडा से निर्देश दे रहा था कि तुम यहां जाओ, इनको डिलीवर करो और उसके बाद आगे बढ़ो। गोल्डी बरार ये सुनिश्चित करता कि न रिसीवर को पता चल सके और न ही सप्लायर का पता चल सके। जी बिल्कुल अमित, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। इस वक्त अपने दर्शकों को एक और हम अहम जानकारी देते हैं इस मर्डर केस से जुड़ी हुई। तो मूसेवाला हत्याकांड में फरार चल रहे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर यहाँ पर मनप्रीत सिंह मन्ना का गांव जो है वीरान पड़ा हुआ है। उसके परिवार के लोग गांव छोड़ चुके। दिखाते हैं हम आपको मोगा में उसके गांव का क्या हाल है, किस तरह से एक तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। लॉरेंस के शूटर मनप्रीत के गांव में सन्नाटा। शूटर मनप्रीत के गांव पहुंचा न्यूज 18। शूटर मनप्रीत की तलाश में पुलिस। मूसेवाला हत्याकांड में फरार शूटर मनप्रीत की तलाश कई राज्यों की पुलिस ने तेज कर दी है और इसी कड़ी में पुलिस मनप्रीत के गांव तक पहुंची। मनप्रीत पंजाब के मोगा के कूसा गांव का रहने वाला है और फिलहाल इस गांव में उसके घर पर कई महीनों से ताला लगा है।
जांच एजेंसियों का दावा है कि मनप्रीत ने ही मूसेवाला पर पहली गोली चलाई थी और उसी की गोली से मूसेवाला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। शूटर मनप्रीत की तलाश में कई राज्यों की पुलिस जुटी है, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल सका है। इसी बीच न्यूज 18 की टीम मोगा जिले में मौजूद मनप्रीत के गांव कुसा पहुंची। इस वक्त हम मोगा के कुस्सा गांव में मौजूद हैं और ये है मानूर मनप्रीत का घर है। मनप्रीत फरार चल रहा है और पुलिस की उसको तलाश है, चाहे पंजाब पुलिस हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, शिद्दत से मानू की तलाश है। और उसके ऊपर आरोप है कि करीब 5 से 6 केसेस उसके ऊपर दर्ज हैं। मोगा का रहने वाला है और फिलहाल उसके इस घर पर कोई नहीं है। मूसेवाला हत्याकांड में मनप्रीत का नाम सामने आने के बाद से लगातार मनप्रीत के घर पर पुलिस वालों का आना जाना लगा है और सिर्फ पंजाब पुलिस ही नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस की टीम भी उसकी तलाश में कुसा गांव पहुंच चुकी है। लेकिन घर पर ताला लगा होने की वजह से पुलिस के हाथ अब तक कुछ नहीं लग सका है। शूटर के पड़ोसियों से सवाल जवाब, मनप्रीत के परिवार ने छोड़ा गांव। वैसे बताया जा रहा है कि इस दौरान पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस ने मनप्रीत के पड़ोसियों से पूछताछ की थी। न्यूज 18 की टीम ने भी गांव में उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन गांव के ज्यादातर लोगों ने मनप्रीत के बारे में बात करने से ही इनकार कर दिया। जैसे तैसे उसका एक पड़ोसी बात करने के लिए तैयार हुआ, जिसने सिर्फ इतना बताया कि करीब 4 महीने पहले मनप्रीत के घर वाले रोजगार की तलाश में शहर चले गए थे। यहाँ से तो जी किते भी नहीं आया, ना देखा ही यहाँ से रहता कि नहीं रहता, क्या पता कहाँ से रहता है कहाँ से नहीं रहता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि 6 महीने पहले मनप्रीत घर आया था, लेकिन उसके बाद से ही उसे किसी ने नहीं देखा। फिलहाल जांच एजेंसियों ने मनप्रीत को ढूंढने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन इसके बाद भी वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। माना जा रहा है कि मनप्रीत की गिरफ्तारी के बाद ही पुलिस मूसेवाला केस की एक और कड़ी खोलने में कामयाब होगी। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जरा ये बताइए, जिस तरह से मनप्रीत सिंह मन्ना के घर में गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, परिवार के लोग गायब चल रहे हैं, क्या ये एक तरह से दहशत माने इसे हम, या फिर कुछ और भी वजह हो सकती है? और देखिए, लगातार हमने कई गैंगस्टर्स के घरों का दौरा किया है पिछले 15 दिन के दौरान। तो उनके जो परिवार वाले हैं, कुछ परिवार वाले बेहद हताश हैं, कुछ को डर है। लगातार पुलिस उनके पास से पूछताछ कर रही है और एक ही जिले की पुलिस नहीं है, भटिंडा की पुलिस है, मुक्तसर की पुलिस है, मानसा की पुलिस है, जलंधर की पुलिस है, लुधियाना की पुलिस है, अमृतसर की पुलिस है। जिस मामले को जो भी पुलिस होती है वो वहां पर रहती है। यही नहीं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इन गैंगस्टर्स के घर, ऐसे गैंगस्टर्स के घर आती है और लगातार पूछताछ करती है। तो नतीजा ये होता है कि इन फरार गैंगस्टर्स के बारे में न तो उनका कोई पड़ोसी बोलने को तैयार होता है, और जो माँ बाप होते हैं वो आखिरकार एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। वो आते हैं, कभी कभी आते हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए रह के वापस चले जाते हैं। डर खौफ का माहौल उनके गांव में लगातार रहता है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है अमित, ये या तो दहशत है या फिर कुछ और भी वजह हो सकती है। इसके बावजूद पुलिस लगातार मुस्तैद है, पुलिस लगातार बनी हुई है, एक एक कड़ी को आपस में जोड़ने की कवायद है। बने रहिए हमारे साथ अमित। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस केस से जुड़ी हुई एक और अहम कड़ी आपको बताते हैं। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक शख्स को पुलिस लगातार गिरफ्त में लेने के लिए कोशिश कर रही है, कवायदें कर रही हैं, एक मिशन मोड पर काम किया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक अहम जानकारी सामने आई है कि इस बिश्नोई गैंग का एक और भी पहलू है। क्या है ये इनसाइड स्टोरी, हम दिखाते हैं न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कैसे काम करता था लॉरेंस गैंग? क्यों नाबालिगों को गैंग में शामिल करता था लॉरेंस? कैसे जेल से ही साम्राज्य चलाता रहा लॉरेंस? क्या है लॉरेंस की कोड मिस्ट्री? न्यूज़ 18 इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव।
लॉरेंस गैंग की पूरी कहानी को समझने से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देख लीजिए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के चाहने वालों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया है। इस वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई के बचपन, स्कूल टाइम, छात्र राजनीति और अपराध की दुनिया में दाखिल होने की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि बचपन से लेकर अपराध की डायरी में नाम दर्ज होने तक लॉरेंस बिश्नोई कितने खूंखार इरादों वाला है। यही वजह है कि कई राज्यों की पुलिस लॉरेंस के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। लॉरेंस की जिंदगी के ऐसे ही खतरनाक पन्नों से उसके गैंग की इनसाइड स्टोरी भी निकलकर सामने आ रही है। दावा किया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग में नाबालिग लोगों को ही सबसे ज्यादा पसंद करता था। तो आखिर क्यों ऐसा था कि लॉरेंस बिश्नोई नाबालिग लड़कों पर अपनी नजर रखता था? इस थ्योरी को समझने के लिए 19 साल के अभिषेक कोहली की कहानी को समझना होगा। वो अभिषेक कोहली जो अपने काम करने के तरीकों की वजह से लॉरेंस का खास बन गया था। बताया जाता है कि महज 16 साल की उम्र में अभिषेक ने पहली वारदात को अंजाम दिया। ये तुषार नाम के अपराधी के अपहरण की वारदात थी, जो जुए का अड्डा चलाता था। इस दौरान अभिषेक ने तुषार को बेरहमी से पीटा भी था। मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी संतोष जाधव को अभिषेक के इस कारनामे की जानकारी लगी, जिसके बाद संतोष जाधव ने वीडियो कॉल पर लॉरेंस और अभिषेक की बात करवाई। दावा किया जाता है कि अभिषेक संतोष जाधव को कुछ बड़ा करके दिखाना चाहता था। अभिषेक कोहली के जज्बे को देखकर उसे जयपुर भेजा गया, जहां आशीष बिश्नोई, दिनेश बिश्नोई और अमित बवाना ने उसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के दौरान ही अभिषेक लॉरेंस गैंग का काफ़ी ध्यान खींचने लगा और जब अभिषेक पूरी तरह से तैयार हो गया तो उसे फिरौती के धंधे में हाथ आजमाने के लिए कहा गया। इस दौरान अभिषेक का बाकायदा कमीशन भी फिक्स किया गया था। फिरौती में जितनी रकम मिलती थी उसका 15% हिस्सा अभिषेक का होता था, जबकि बाकी हिस्सा लॉरेंस के पास जाता था। राजस्थान के राय सिंह नगर में राकेश और लाला खतीक से 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, जिसमें अभिषेक को 15 लाख रुपए मिले थे। राजस्थान के ही गंगानगर जिले के शुभम गुप्ता के पास से भी 1 करोड़ रुपए की फिरौती मिली थी। यहाँ भी अभिषेक को 15 लाख रुपए दिए गए थे। हनुमानगढ़ के इंदु हिसारिया के पास से 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, जिसमें से अभिषेक को 1 करोड़ रुपए मिले थे। नाबालिग पर लॉरेंस ज्यादा जोर इसलिए देता था कि अगर वो पकड़ा भी जाए तो जुवेनाइल कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई हो और वो जल्द बाहर आ जाए। लॉरेंस का ये मानना था कि कम उम्र के लोगों का खून गर्म होता है और वो आसानी से कोई भी काम करने को राजी हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वो कम उम्र के लोगों को लंबी रेस के घोड़े की तरह मानता था। इसलिए लॉरेंस का गैंग बाकायदा ऐसे लोगों पर नजर रखता था जो छोटी उम्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देते थे। इसकी सारी जानकारी ह्यूमन इंटेलिजेंस से रखी जाती थी। ऐसे लोगों के बारे में थाने से भी पता किया जाता था। इतना ही नहीं, अखबार में अगर किसी नाबालिग के अपराध की खबर आती थी तो उस पर भी नजर रखी जाती थी और कुछ दिन बाद उससे संपर्क किया जाता था। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि लॉरेंस के गैंग में 200 ऐसे लड़के शामिल हैं जिनकी उम्र बेहद कम है। लॉरेंस की बच्चा ब्रिगेड को बाकायदा हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी। साथ ही ये बताया जाता था कि पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए तकनीक का इस्तेमाल कैसे करना है। लॉरेंस का गिरोह एक दूसरे से संपर्क करने के लिए सोशल मीडिया का खूब सहारा लेता था। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये लोग आपस में संपर्क साधा करते थे। किस प्लेटफॉर्म पर बात करना सेफ है, इसको लेकर बाकायदा कोड जनरेट किए जाते थे। जैसे संतोष ने अगर अभिषेक कोहली को 2 डॉट भेजे तो सामने से 3 डॉट आने चाहिए। अगर जवाब में 2 या 4 डॉट आते हैं तो इसका मतलब है कि बात करना सुरक्षित नहीं। मर्डर केस से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर वो हम आपको बता देते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में सबसे ज्यादा लोग हरियाणा के भिवानी जिले से भर्ती किए गए हैं और ये लोग नहीं बल्कि बच्चे हैं, मासूम बच्चे। जरा सोचिए, अंदाजा लगाइए किस तरह से
इस गैंग ने मासूमों का इस्तेमाल किया है, और वो भी सबसे ज़्यादा भिवानी ज़िले के बच्चे। और जैसा कि हमने आपको बताया पहले भी, हाईटेक तरीके से इन बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है इस गैंग के ज़रिए। दीपक बिष्ट का रुख करते हैं हम, हमारे साथ भिवानी से जुड़े हुए हैं। दीपक, ज़रा हमें बताइए किस तरह से मासूम बच्चों का इस्तेमाल करता आ रहा है ये बिश्नोई गैंग, और वो भी हाईटेक तरीके से। देखिए बिल्कुल रश्मि, मैं बताना चाहूँगा क्योंकि देखिए जब भी कोई गैंगस्टर अगर अपना नाम कमाना चाहता है और या अपना वर्चस्व कायम रखता है तो उस इलाके में करना चाहता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा यूथ होता है, क्योंकि यूथ जब पढ़ने की उम्र के दौरान होता है तो उसी दौरान ये गैंगस्टर अपने जो गैंग्स में इन लोगों की भर्ती करना शुरू करते हैं। और इस तरह का वर्चस्व लॉरेंस बिश्नोई ने साल 2016-17 में भिवानी इलाके में किया था, जिसके बाद भिवानी में उसने दीपक उर्फ टीनू, जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुछ दिन पहले पूछताछ की थी, उसके बाद पंजाब पुलिस उसे पंजाब लेकर गई है, वो यहाँ पर बड़ा माध्यम बना। उसके साथ सचिन चौधरी, जिसकी गिरफ्तारी अंकित के साथ हुई है, ये सभी रहने वाले भिवानी के, और इन्होंने एक बड़ा लंबा नेटवर्क जो है इसके लिए जोड़ा, और यही वजह थी कि 100 से ज़्यादा अपने तय समय से